नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आपके लेके आया हूँ कुछ सवाल के जवाब, यानी कि आपने जो हमारे वीडियो में कमेंट किए थे उन सभी सवालों के जवाब। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन के जो बगल में बेल नोटिफिकेशन है उसे भी प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं कभी रेगुलर वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका जो नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन है ईजिली आपको मिल जाए। तो करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट, जो कि है Q&A वीडियो। और आज की इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ कुछ आपके सवाल का जवाब जो आपने हमारे वीडियो में किए हुए थे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहला जो कमेंट है वो है बिलाल अहमद जी का। भाई मेरे पास टाटा सफारी डाइकोर 2.2 है। जब भी मैं काफ़ी देर बाद कार को स्टार्ट करता हूँ तो वो एक्सीलेटर नहीं लेती है, पेडल फ्री रहता है और थोड़ी देर बाद एकदम सही हो जाता है। फिर कितना भी चलाओ और कैसे भी चलाओ कोई दिक्कत नहीं आती, ऐसा क्यों होता है भाई? प्लीज़ रिप्लाई। तो सर आपकी कार में जैसे कि सफारी 2.2 डाइकोर है तो बेसिकली इसमें जो फाइड्रोल फ्यूल सिस्टम है, यानी कि इसके फ्यूल में जब पानी आ जाता है तो पीछे टैंक पर एक फ्यूल सेंटीमीटर फिल्टर दिया हुआ है। तो उसको आप वहाँ से नीचे एक ड्रेन प्लग है उसको खोल करके वहाँ से पानी उसका ड्रेन कीजिए। जब भी उसमें पानी आता है तो होता क्या है, किसी किसी कार में वो लाइट ऑन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से एक्सीलेटर कार नहीं लेती है। ओके, तो आप एक बार उसके फ्यूल फिल्टर को पीछे से खोल करके उसका नीचे ड्रेन प्लग होता है किसी मैकेनिक के पास जा करके, या आप उस काम को आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं। पीछे फ्यूल टैंक जहाँ से आप पेट्रोल डीजल डलवाते हैं कार में, उसी साइड में पीछे टैंक की साइड में नीचे की साइड एक डीजल फिल्टर लगा हुआ है। उसको बेसिकली वाटर इन फ्यूल सेंटीमीटर बोलते हैं, फ्यूल सेंटीमीटर। तो उसके नीचे एक ड्रेन प्लग है, उस ड्रेन प्लग को खोल करके उसका जो पानी है उसमें भरा हुआ है पानी निकाल करके उस प्लग को दोबारा लगाना है। और कार के आगे एक फ्यूल पंप होता है उसको प्रेस करना है, जो एयर है वो दोबारा से ब्लीड हो जाए और अच्छे से एयर निकालनी नहीं है जब तक पंप टाइट ना हो। फिर आप कार को स्टार्ट कीजिए, एक बार फिर आप चला के चेक कीजिए। फिर जहाँ तक है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिर भी आती है तो फिर आपको कार में एक बार स्कैनर लगवाना पड़ेगा, या फिर एक बार उसका जो ECM है उसमें कोई फॉल्ट वगैरह उसमें जनरेट होगा, जिससे कि वो क्लियरली तभी हो पाएगा। वो टर्बो चार्जर का फॉल्ट है या EGR का फॉल्ट है जिसकी वजह से ही आगे दिक्कत आ रही है। लेकिन ज़्यादातर जो दिक्कत आती है सफारी के अंदर वो वाटर इन फ्यूल कंडीशन की वजह से ही आती है, यानी कि फ्यूल सेंटीमीटर सेंसर की वजह से ही आती है। तो आप एक बार उसको चेक कर लीजिए, हो सकता है शायद उसके टैंक में पानी हो जिसकी वजह से एक्सीलेटर की प्रॉब्लम आ रही है। कबीर सिंह जी का, हेलो मनीष भैया, स्कोडा लोरा 1.9 TDI पिकअप माइलेज और ब्रेक की प्रॉब्लम आ रही है। ब्रेक हार्ड हो जाते हैं और जैसे ही एक बार प्रेस करने से लग रही है, सेकंड प्रेस करने पर ब्रेक हार्ड होता है। ब्रेक बूस्टर मास्टर सिलेंडर आफ्टर मार्केट चेंज कराने के बाद भी आ रही है, प्लीज़ सजेस्ट सर। तो सर बेसिकली कबीर जी आपकी जो कार है 1.9 TDI, इसमें बेसिकली जैसे आपने इसका मास्टर सिलेंडर और ब्रेक बूस्टर आपने चेंज कराया है, लेकिन उस ब्रेक बूस्टर को जो एक तरीके से वैक्यूम जहाँ से क्रिएट होता है वो है इसकी वैक्यूम पंप। तो एक बार आप उसकी वैक्यूम पंप चेक कराइए, हो सकता है जो वैक्यूम पंप है वो ख़राब हो, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही हो। या जो छोटे छोटे पाइप होते हैं जो कि टर्बो चार्जर EGR इन जगह पर जाते हैं, तो वो छोटे छोटे पाइप भी आप उसमें चेक कराइएगा। वैक्यूम ट्यूब कहीं से ख़राब होगा, हार्ड होगा या निकल गया होगा या कोई क्रैक हो रहा होगा, उसकी वजह से वैक्यूम लीक हो जाएगा तो भी यही प्रॉब्लम आएगी। तो एक बार आप ये सारी चीज़ें चेक कराइए, कहीं ना कहीं से उसका हो सकता है वैक्यूम लीकेज हो या वैक्यूम प्रॉपर जनरेट ना हो रहा हो, उसकी वजह से ब्रेक पेडल हार्ड हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है शुभम जी का, मेरे पास टाटा मंजा पेट्रोल है सर, अगर हम 3 से ऊपर के गियर में 2000 RPM के नीचे से एक्सीलरेट करते हैं तो सर गियर बॉक्स से आवाज़ आती है। मैंने लोकल मैकेनिक को दिखाया तो उसने बोला रिलीज बेयरिंग का प्रॉब्लम है। सेकंड गियर कार का रेडिएटर फैन स्टार्ट होता है। सेकंड, अगर कार का रेडिएटर फैन स्टार्ट होता है और या AC ऑन करते हैं तो स्टीयरिंग हार्ड हो जाती है, प्लीज़ सजेशन भी। तो सर आपकी जो प्रॉब्लम है बेसिकली जो थर्ड गियर के ऊपर जाने में जो आवाज़ आती है, जैसे कि हो सकता है एक तरीके से कभी कभी कुछ कारों में टाटा की में गियर टाइप की आवाज़ आती है, गिर 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 टाइप की कुछ आवाज़ आती है, तो वो बेसिकली रिलीज बेयरिंग की नहीं, वो क्लच प्लेट की आवाज़ आती है। जब क्लच प्लेट की स्प्रिंग लूज हो जाती है उस कंडीशन में उसकी आवाज़ आती है, तो आपको उसका जो क्लच सेट है वो चेक कराना पड़ेगा। और जो ट्रांसमिशन ऑयल है उसकी भी आपको कंडीशन चेक करानी पड़ेगी, कहीं ट्रांसमिशन ऑयल भी ख़राब तो नहीं होगा, तो वो भी आपको चेंज कराना पड़ेगा। और रही बात स्टीयरिंग हार्ड होने के लिए, जब भी रेडिएटर फ़ैन या AC ऑन होता है तो AC की फ़ैन की वायरिंग या रेडिएटर फ़ैन की जो वायरिंग है वो एक तरीके से स्टीयरिंग इसमें जो है वो पावर स्टीयरिंग है, और जो पावर स्टीयरिंग है उसको चलने की वजह से, यानी कि उसमें जो ज़्यादातर हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आता है, और हाइड्रोलिक स्टीयरिंग में ऐसा नहीं होता कि फ़ैन चलने से या कोई भी इलेक्ट्रिकल पार्ट चलने से स्टीयरिंग हार्ड हो। उसमें हो सकता है कि हाँ ये किसी और चीज़ की कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन एक बार आप उसको चेक करा लीजिए ये किसकी वजह से ये प्रॉब्लम बन रही है। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये फ़ैन की वजह से ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है।
लेकिन एक बार अगर आपको डाउट है तो आप फैन का सॉकेट निकाल करके या एसी कॉम्पैक्ट का सॉकेट निकाल करके इस प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं कि आखिरकार ये प्रॉब्लम किस लिए बन रही है। क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे भी समझ में नहीं आई कि आखिरकार फ़ैन चलने से स्टीयरिंग का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि इसमें जो स्टीयरिंग है वो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आता है, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग नहीं आता है इसके अंदर। ओके, और अगर इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है तो फिर कहीं ना कहीं वायरिंग की प्रॉब्लम है। तो एक बार आप किसी इलेक्ट्रिशियन को चेक कराइए। और अगर हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है तो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग का इससे फैन से कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है तो इलेक्ट्रिक के लिए आपको इसका जो कंट्रोल मॉड्यूल है या वायरिंग है वो कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम कर रहा है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है जबीर खान मोटर वर्क्स से, फोर्ड फिएस्टा डीजल में गाड़ी एक्सीलेटर या कोई भी डीजल गाड़ी एक्सीलेटर कैसे लेती है भैया, प्लीज़ बताओ, मैं इसका मैकेनिज्म समझना चाहता हूँ। ईसीएम तो ठीक है, ईसीएम अपना काम करता है वो मैं समझ गया, पर गाड़ी पे बिना थ्रॉटल बॉडी के एक्सीलेटर कैसे होती है। जैसे कि पेट्रोल कार में जब हम थ्रॉटल बॉडी का फ्लैप खोलते हैं तो वो कार एक्सीलेटर लेती है। तो प्लीज़ हमें बताइए ये कार एक्सीलेटर कैसे लेती हैं जो डीजल कार हैं। तो नॉर्मली होता क्या है, इंजन दो प्रकार के होते हैं बेसिकली। जो एक इंजन होता है नॉन एस्पिरेटेड जिसमें टर्बो चार्जर नहीं होता, जो कि आपने देखा होगा ज़्यादातर कुछ गाड़ियों में पेट्रोल कार में या कुछ डीजल कार में टर्बो चार्जर नहीं आता है। तो एक तरीके से टर्बो चार्जर वाले इंजन है, इनका एक सिंपल सा फंडा ये है, ये एक्सीलेटर कैसे लेते हैं। ये एक तरीके से इंजन की पावर है। इंजन में आपको 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं। 4 स्ट्रोक किस किस प्रकार से होते हैं। पहला जिस तरीके से जो पिस्टन होता है इंजन का, पिस्टन जब ऊपर से नीचे ट्रेवल करता है यानी कि टीडीसी से बीटीडीसी पे आता है, ऊपर से सिलेंडर हेड की पोजीशन से जब नीचे ब्लॉक क्रैंक जब नीचे रोटेट होती है तो पिस्टन नीचे आता है, तो वो बनता है वैक्यूम सक्शन यानी कि सक्शन स्ट्रोक। ओके, तो ये पहला स्ट्रोक होता है जब वैक्यूम अंदर क्रिएट होता है। जब अंदर वैक्यूम आ जाता है उसके बाद जब वो दोबारा से ऊपर जाता है, ओके, तो होता क्या है, जब वैक्यूम उसके अंदर बन गया, अब वो एयर कंप्रेस होती है। वैक्यूम बनने के बाद में फिर दोबारा से पिस्टन ऊपर जाता है। उसके ऊपर जाने के बाद फिर वहाँ पर होता क्या है, फ्यूल आता है। ओके, फ्यूल आता है, फिर दोबारा से जब इंजन नीचे आता है तो उसमें लगती है आग, फायर होता है। जो फायर होता है, जो आग लगती है, वही आग उस इंजन को एक्सीलरेट करती है यानी कि इंजन को घुमाती है। अब ये 4 सिलेंडर, 1 सिलेंडर, इसी तरीके से जितने सिलेंडर बढ़ते जाते हैं उतनी ही इंजन की रफ्तार बढ़ती जाती है। अब वो रफ्तार कैसे बढ़ती है, वो रफ्तार बढ़ती है जो डीजल आ रहा है, डीजल आ रहा है और प्लस एयर आ रही है। यानी कि एक बार जब इंजन स्टार्ट हो जाता है तो फिर उसको लिमिट से ज़्यादा एयर भी मिलने लगती है और डीजल भी मिलने लगता है। अब कार रही स्टार्ट, अब उसमें थ्रॉटल बॉडी है नहीं, अब एयर को रोकने का कोई सिस्टम नहीं है, तो फिर एयर ज़्यादा क्यों नहीं जा रही है। वो इसलिए नहीं जाती क्योंकि जब आप एक्सीलेटर पेडल प्रेस करते हैं तो ईसीएम सिग्नल देता है, एक्सीलेटर पेडल सेंसर सिग्नल देता है ईसीएम को, ओके, कि एक्सीलेटर हमने यहाँ पर इतना प्रेस किया। और ईसीएम के अंदर जो आईसी हैं, जो चिप हैं या जो उसका प्रोसेसर है, वो सिग्नल देता है उस ईसीएम से जो अटैच है एक्चुएटर यानी कि टर्बो चार्जर, ईजीआर, फ्यूल इंजेक्टर। इंजेक्टर के ऊपर जो वायरिंग के सॉकेट लगे रहते हैं उन जगह पर करंट आता है, सप्लाई आता है, सिग्नल आता है कि अब ये फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ानी है। तो वो क्या करता है, इंजेक्टर का प्रेशर जो है, इंजेक्टर का जो टाइमिंग है उसको थोड़ा सा एडवांस करके चलता है। फिर धीरे जैसे आपने एक्सीलेटर दबाया तो उतने ही वो पल्स बढ़ा देता है इंजेक्टर के लिए। जैसे से वहाँ पल्स बढ़ते जाते हैं तो वहाँ फ्यूल की डिलीवरी बढ़ती जाती है। फ्यूल की डिलीवरी बढ़ती जाती है तो पिस्टन नीचे जल्दी जल्दी चलने लगता है, यानी कि जो आग लगती है उस फायर की वजह से पिस्टन जल्दी जल्दी चलने लगता है। पिस्टन जल्दी जल्दी चलता है तो इंजन में रोटेशन बनते हैं, यानी कि रेवोल्यूशन, जो आरपीएम हम बोलते हैं वो आरपीएम बनते हैं। तो इस तरीके से पावर है वो जनरेट होती है। तो मेनली जो आरपीएम आते हैं वो फ्यूल से आते हैं, और फ्यूल कहाँ से आता है, वो हाई प्रेशर पंप से आता है। और जो फ्यूल अगर करंट नहीं आएगा तो आरपीएम नहीं बनेंगे। तो करंट कहाँ से आता है, वो आता है ईसीएम से। जो पल्स बनती है वो ईसीएम से बनती है। तो एक्सीलेटर बनता है वो ईसीएम से ही बनता है, क्योंकि आपने एक्सीलेटर पेडल को सिग्नल दिया, जब आपने एक्सीलेटर पेडल प्रेस किया तो उसके जो वायर हैं वो ईसीएम से अटैच हैं, और ईसीएम से अटैच होने के बाद फिर वो जो कनेक्शन है वो इंजेक्टर से अटैच है। यानी कि कोई थ्रॉटल बॉडी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो अटैच है कहाँ पर, इंजेक्टर से, ईजीआर से, टर्बो चार्जर से, मास फ्लो सेंसर से। तो वो सारा सिग्नल ईसीएम का एयर मास सेंसर पे जाता है, फ्यूल इंजेक्टर पे जाता है। तो वो फ्यूल इंजेक्टर उस चीज़ का पल्स बढ़ाता है, मास फ्लो सेंसर का भी एयर वॉल्यूम बढ़ता है। ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से एक्सीलेटर लेता है। तो उसके लिए पहले आपको बेसिकली ये कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। इंजेक्टर कैसे काम करता है, ईजीआर कैसे काम करता है, मास फ्लो कैसे काम करता है। ओके सर, आई होप कि आपका जो क्वेश्चन है मैंने सही डिटेल में, बेसिकली मेरे पास अभी कोई वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड नहीं तो मैं आपको डिटेल में पूरा उसमें समझाता किस तरीके से एक्चुएशन काम करता है, इंजन कैसे काम करता है। ओके सर, जो क्वेश्चन है वो है दीपक जी का,
मनीष जी नमस्ते। मेरी इनोवा में इंजन गर्म हाफ टेम्परेचर पर लॉन्ग सेल्फ लेने की प्रॉब्लम आती है। स्टार्ट हो जाती है पर कोल्ड स्टार्ट हाफ सेल्फ में हो जाती है। इसके अलावा पीछे के सस्पेंशन में जंपिंग ज़्यादा होती है। ब्रेकर पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ज़रूर जवाब दीजिएगा प्लीज़। तो सर बेसिकली आपकी जो कार है उस कार में जो प्रॉब्लम है, अगर कोल्ड, फिर आपने एक और मेरे को कमेंट किया हुआ है सर एक्सीलेटर दबाने पर स्टार्ट हो जाती है, कोल्ड स्टार्ट हाफ सेल्फ है। एक्सीलेटर दबाने पर अगर कार स्टार्ट आपकी हो जाती है तो मुझे जहाँ तक लगता है आपकी कार में कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारी है वो या तो स्टार्टर मोटर की प्रॉब्लम है, या फिर उसमें जो फ्यूल डिलीवरी वाल्व होता है जो कि इनोवा की हाई प्रेशर पंप पे आता है, या तो उस पार्ट की प्रॉब्लम है। और कभी कभी कुछ कार में ये प्रॉब्लम जब भी आती है जब थ्रॉटल बॉडी की प्रॉब्लम आ जाती है इनोवा के अंदर, तब भी ये इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। तो एक बार आप उसकी थ्रॉटल बॉडी, EGR और हाई प्रेशर पंप का जो रेगुलेटर वाल है उसको चेक कराइए, हो सकता है जो प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाए। और एक उसका फ्यूल फिल्टर, ये फ्यूल फिल्टर भी आप उसका चेक कराइए। और गर्म होने के बाद ये भी आप चेक कीजिए कहीं स्टार्टर मोटर लोड तो नहीं लेती जिसकी वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम आती हो। ओके सर। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है हरदीप गोगी जी का। भाई जी ग्रांड i10 1.2 लीटर डीजल इंजन CRDI का माइलेज सेट कैसे करें? तो बेसिकली सर आपको CRDI इंजन का जो माइलेज होता है उसको सेट करने के लिए उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है, यानी कि कोई पहले की टाइप की गाड़ियों में जो कार्बोरेटर का स्क्रू था उसको एडजस्ट कर दीजिए या पंप के डिलीवरी को एडजस्ट कर दीजिए डीजल गाड़ियों के हिसाब से। तो इस तरीके का फीचर्स इन CRDI कार में नहीं होता है। इसमें आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है, या टेक्नीशियन जो हैं जो सर्विस करते हैं वही आपकी कार का माइलेज सेट कर सकते हैं। वो भी किस तरीके से कर सकते हैं ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कार की सर्विस है वो प्रॉपर होनी चाहिए। सर्विस प्रॉपर का मतलब है इंजन ऑयल फिल्टर वगैरह रिप्लेस होने का मतलब नहीं होता। डीजल फिल्टर सही टाइम पे रिप्लेस होना चाहिए, कभी भी इंजन से कहीं लीकेज नहीं होनी चाहिए, एग्जॉस्ट वगैरह में कोई कार्बन तो नहीं है वो प्रॉपर चेक करनी है, कूलेंट कम तो नहीं होता, इंजन ऑयल कम तो नहीं होता, या कोई कार के अंदर स्मोक की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, टर्बो चार्जर लीकेज तो नहीं है। अगर टर्बो चार्जर लीकेज होगा तो भी ये प्रॉब्लम एवरेज की आ जाएगी, एवरेज कम आएगा। टर्बो चार्जर काम नहीं करेगा तो एवरेज की कमी आएगी। EGR वाल्व क्लीन नहीं कराएंगे या EGR वाल्व काम नहीं करेगा तो भी एवरेज की कमी आएगी। साथ ही साथ कभी आपने अगर इंजेक्टर वगैरह का काम कराया, अगर इंजेक्टर को कोड नहीं कराएंगे तो भी इंजेक्टर की जो एवरेज है वो एवरेज प्रॉपर नहीं आएगी। तो आपको माइलेज के लिए प्रॉपर स्पेशली जो इंजेक्टर का कैलिब्रेशन होता है वो चेक कराना होता है। जो उसके ऊपर तरीके से कोड होते हैं वो कोड आपको चेक कराने होते हैं, कोड प्रॉपर मैच है या नहीं है। और हो सके तो ज़्यादा बेस्ट है आप CRDI इंजन के लिए आप फ्यूल एडिटिव यूज कर सकते हैं, जिससे कि जो कार का माइलेज है वो तो इम्प्रूव होता ही है, लेकिन साथ ही साथ वो फ्यूल सिस्टम को भी क्लीन रखता है। यानी कि जो फ्यूल इंजेक्टर हैं, हाई प्रेशर पंप है, कॉमन रेल है, फ्यूल टैंक तक, वो एक तरीके से देखा जाए तो सभी चीज़ों को क्लीन रखता है। जो भी डस्ट वगैरह जो कार्बन वगैरह आती है बाहर मार्केट से, फ्यूल पंप से पानी आता है या मिट्टी का तेल मिला हुआ है, केरोसिन मिला हुआ है, पेट्रोल में डीजल मिला है, डीजल में पेट्रोल मिला है, तो वो इन प्रॉब्लम की वजह से डीजल इंजन जो है एवरेज नहीं दे पाते हैं, या इंजेक्टर जल्दी ख़राब हो जाते हैं, या पंप जल्दी ख़राब होता है। कई लोगों का मैंने देखा कि 2-2 3-3 बार फ्यूल इंजेक्टर रिपेयर करा लेते हैं, लेकिन वो इंजेक्टर की लाइफ नहीं रहती है। नए भी इंजेक्टर डलवा देते हैं फिर भी इंजेक्टर नहीं चलते हैं। तो वो इसीलिए नहीं चलते क्योंकि डीजल ख़राब मिलता है, पाइपलाइन में कचरा होता है, टैंक में कचरा होता है, फिल्टर टाइम से चेंज नहीं होता। तो वो आप ये सारी चीज़ें टाइम से कराइए, कभी भी आपकी गाड़ी का जो एवरेज है वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। और मेनली सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कार के अंदर कूलेंट होना बहुत ज़रूरी है। कार का टेम्परेचर ओवर जाएगा तो भी माइलेज ख़राब रहेगा। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कूलेंट से क्या फ़र्क पड़ता है माइलेज के लिए। कूलेंट से बहुत बड़ा रोल है माइलेज के ऊपर। अगर कार ओवर हीट नहीं होगी तो एक तरीके से माइलेज बहुत इंप्रूव रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। ड्राइविंग अगर आप जो करते हैं, मेरा जो मानना है कभी भी आप 100 से ऊपर कार को ना लेके जाएं। बेस्ट माइलेज के लिए 80 to 100 के बीच की जो स्पीड है बहुत ही बेस्ट स्पीड है। जितना हो सके गियर जो आप चेंज करते हैं, जो आप गियर शिफ्ट करते हैं, उस शिफ्टिंग की लिमिट यानी कि हाई एक्सेलेरेशन पे गियर को शिफ्ट ना करें। नॉर्मली 2000 से 2500 RPM के बीच गियर को शिफ्ट कर लें। अगर आप उससे ऊपर गियर को शिफ्ट करते हैं तो भी प्रॉब्लम आ सकती है कि जो माइलेज है वो प्रॉपर ना आए। तो कुछ ड्राइविंग के भी टिप्स रहते हैं, कुछ मैकेनिकली जो सर्विस के टिप्स हैं, और टायर का जो प्रेशर है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। ओके, तो सभी चीज़ें आप अगर सही तरीके से चेक करके चलते हैं तो मेरे हिसाब से कभी आपकी कार में माइलेज सेट कराने वाले ये सवाल नहीं आएंगे, या कभी भी आपकी कार के लिए ये इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी कि माइलेज कम है या इस तरीके से। बहुत ही बेस्ट माइलेज देगी। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कि कंपनी रिकमेंड करती है 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, और कार दे रही है 25, 26, 30। ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि
उनकी कार इतना माइलेज निकाल रही है। ओके, तो बहुत ही अच्छी कार आती हैं, ऐसी बात नहीं है। हुंडई की कार का माइलेज बहुत अच्छा आता है। आप अच्छी तरीके से ड्राइविंग कीजिए, 80 to 100 की मैक्सिमम स्पीड से ऊपर ना जाएं, ज़्यादा बेस्ट है। गियर रिकमेंडेशन स्पीड पर ही आप उसको गियर शिफ्ट कीजिए। क्लच का उपयोग ज़्यादा कम, जितना कम से कम हो सकता है आप क्लच ज़्यादा प्रेस ना कीजिए, यानी क्लच के ऊपर पैर रख के गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि क्लच अगर स्लिपिंग करेगी तो भी माइलेज इंप्रूव नहीं होगा। ब्रेक का भी उपयोग आप कम कीजिए, क्योंकि आप मान लीजिए अभी आप 100 की स्पीड पर जा रहे हैं, अपने ज़्यादा ब्रेक यूज कर रहे हैं, या आपको लगता है कि हाँ हमें ब्रेक लगाने पड़ेंगे, तो गाड़ी भगाने की क्या ज़रूरत है। आप नॉर्मली उस स्पीड तक कार को ले जा सकते हैं कि आपको वहाँ गियर से कंट्रोल कर सकते हैं उस कार को। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ड्राइविंग की टिप्स के लिए, यानी कि आपको बेहतर माइलेज और बेहतर मेंटेनेंस के लिए। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो कि हमने दिए हैं आज के इस वीडियो में। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते हैं मनीष कार टेक्निक। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तब तक के लिए देखते हैं मनीष कार टेक्निक। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।